Assalamualaikum students. Hope you all doing good. Okay. तो इंट्रोडक्टरी क्लासेस की कंप्लीशन के बाद आज हम प्रॉपर अपनी बुक को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चैप्टर के एक्सप्लेनेशन को शुरू करेंगे। सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे जो आपकी बुक में है। चैप्टर नंबर 1 है हमारा गैशियस एक्सचेंज के बारे में। ठीक है, गैशियस एक्सचेंज का एक जर्नल बेसिक कॉन्सेप्ट आपको है, बिल्कुल आप मेरे क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, आपको पता है कि जितनी भी लिविंग बीइंग्स हैं, आइदर वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हों, फिर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में लोअर एनिमल और प्लांट से लेकर हायर एनिमल एंड प्लांट्स तक एंड देन ह्यूमन बीइंग्स तक, सब में अपनी बॉडी के वाइटल फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए गैशियस एक्सचेंज का प्रोसेस होता है। ठीक है, अपने एनवायरनमेंट, गैशियस एक्सचेंज क्या है कि अपने एनवायरनमेंट से जो है वो ऑर्गेनिजम्स गैसेस को एक्सचेंज करते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अपनी बॉडी से रिलीज करते हैं और ऑक्सीजन को जो है वो अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, और ये बेसिक फंक्शन जिसके लिए गैशियस एक्सचेंज हो रहा होता है वो आपको पता है कि रेस्पिरेशन का प्रोसेस है। ठीक है, फिर प्लांट्स की जब हम बात करते हैं तो प्लांट्स में सिर्फ रेस्पिरेशन ही एक बेसिक रीज़न नहीं होता। ठीक है, रेस्पिरेशन के अलावा एक दूसरा प्रोसेस भी होता है प्लांट्स में जिसके लिए प्लांट्स गैशियस एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, अच्छा जनाब, तो गैशियस एक्सचेंज पहले हम सारे प्लांट में ही देखेंगे। ठीक है ना, तो प्लांट्स के अंदर जो गैशियस एक्सचेंज है वो भी सारे प्लांट्स भी अपने एनवायरनमेंट से गैसेस को एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, और प्लांट्स गैसेस का एक्सचेंज दो बेसिक रीजंस की वजह से करते हैं। फर्स्ट रीज़न जो है वो आपको पता है कि प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। ठीक है, बल्कि हम प्लांट्स को फोटो ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं, जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं। ठीक है, फोटो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं वो। फोटो ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं? फोटो मीन्स फोटो बेसिकली लाइट की वजह से टर्म यूज होती है, और ऑटोट्रॉफ्स तो आपको पता है कि वो तमाम तर ऑर्गेनिजम्स जो कि अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं उनको हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। और आपको पता है कि ऑटोट्रॉफ्स की कैटेगरी में सिर्फ प्लांट्स ही आते हैं। ठीक है, अच्छा, तो फोटो ऑटोट्रॉफ जितने भी प्लांट्स हैं उन सबको जो है वो अपनी फूड की प्रिपरेशन के लिए फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करना पड़ता है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस आपने 9th में पढ़ा भी है। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में आपको पता है कि गैसेस एक्सचेंज प्लांट्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जहाँ पर वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को यूटिलाइज कर रहे होते हैं, और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के एंड में जो है वो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल जो कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है जिसको हम ग्लूकोज कहते हैं, उसकी फॉर्मेशन के साथ साथ ऑक्सीजन को एज अ बाय प्रोडक्ट जो है वो अपनी प्लांट की बॉडी से रिलीज करते हैं। ठीक है, और ये प्रोसेस आपको पता है क्योंकि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है उसके लिए दो कंडीशंस का होना मस्ट है, और वो है क्या है कि एक तो सनलाइट का होना ज़रूरी है और दूसरा क्लोरोफिल का होना ज़रूरी है। यानी कि जितने भी क्लोरोफिलस प्लांट्स हैं, जिन प्लांट्स में क्लोरोफिल होता है, और वो ऑब्वियस सी बात है कि ग्रीन प्लांट्स में ही क्लोरोफिल होता है, तो ग्रीन प्लांट्स ही आपको पता है कि वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में अगेन ये चीज़ मैं रिपीट ही कर रही हूँ जो कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है, इन दोनों को यूटिलाइज करते हुए सनलाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी में प्लांट्स अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में जो कि है ग्लूकोज। ठीक है, और साथ में वो ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज करते हैं। अगर आपको फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन को थोड़ा सा आप रिकॉल करें तो फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन क्या होती है? फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन होती है, अच्छा, इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने, क्योंकि ये वाला जो टॉपिक है ना वो मैं आपकी क्लास में साइमा को करवा चुकी हूँ डे 1 पे। ठीक है, तो इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने साइमा की कॉपी में जो है, क्योंकि वो अकेली थी तो मैंने उनकी कॉपी के ऊपर कुछ चीज़ें लिखी थी, चीज़ें फोटोसिंथेसिस की, रेस्पिरेशन की इक्वेशंस वगैरह लिखी थी, तो वो आप दोनों बॉयज़ जो है वो साइमा से ले लीजिएगा। साइमा बेटा आप मेरे लोग से शेयर कर लीजिएगा। ठीक है, तो अभी साइमा की कॉपी के अंदर इक्वेशन लिखी हुई भी है फोटोसिंथेसिस की, दूसरा आप लोगों को याद भी होनी चाहिए, अभी से हम देख कर आए। ठीक है, अगर याद नहीं है तो बहरहाल वहाँ से देखकर आप लोग लिख लें, मैं रिपीट भी कर देती हूँ। फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन क्या होती है? 6CO2 + 6H2O
ठीक है, 6 CO2 प्लस 6 H2O एंड देन एरो हम बनाते हैं, एरो के ऊपर और नीचे हम दो कंडीशंस को मेंशन करते हैं, ठीक है। एरो के ऊपर अपर वाली साइड पे हम लिखते हैं सनलाइट, नीचे वाली साइड पे हम लिखते हैं क्लोरोफिल एंड देन एरो की दूसरी तरफ प्रोडक्ट्स में हम लिखते हैं C6H12O6 जो कि क्या है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल क्या है, ग्लूकोज है, ठीक है। एंड देन फिर प्लस एंड में आ जाता है 6 ऑक्सीजन यानी कि 6O2। 6 इसलिए लगा है कि आपको पता है केमिस्ट्री में आप पढ़ चुके हैं इक्वेशन की बैलेंसिंग के लिए 6 लगता है, ठीक है। अच्छा ये इक्वेशन जो है ये हमारे पास फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन है, ठीक है। अच्छा, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो ड्यूरिंग डे टाइम होता है प्लांट्स के अंदर, ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर है वहीं क्योंकि बेसिक कंडीशन वहाँ पे हमारे पास क्या होती है, बेसिक कंडीशन हमारे पास है वहाँ पे सनलाइट की प्रेजेंस, ठीक है। ओके, डे टाइम में ये प्रोसेस जो है वो, अच्छा फिर अगेन आपने जो है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में पढ़ा होगा कि लाइट डार्क रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। अब जो डार्क रिएक्शन होता है वो तो सनलाइट की गैर मौजूदगी में भी हो रहा होता है, ठीक है। लेकिन असल जो यहाँ पर चीज़ है क्या कि फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड जो गैसियस एक्सचेंज है ना, वो जो है वो डे लाइट के अंदर हो रहा होता है, ठीक है। उसके बाद फिर जो फर्दर प्रोसेस है वो डार्क रिएक्शन में भी हो रहा होता है, ठीक है जी। यहाँ तक ये वाली बात हो गई। उसके बाद प्लांट्स के अंदर ज़ाहिर है दूसरा प्रोसेस क्या है, प्लांट्स के अंदर दूसरा प्रोसेस जो है वो गैसियस एक्सचेंज के लिए वो है रेस्पिरेशन। ज़ाहिर है रेस्पायर प्लांट भी करते हैं, ठीक है। और प्लांट जब रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं तो फिर उस टाइम पे जो है वो आपको पता है कि फिर प्लांट भी क्या करेगा उस टाइम पर, प्लांट को भी ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, यानी कि वो ऑक्सीजन को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करेगा, टेकन इन ऑफ ऑक्सीजन एंड गिवन आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है ये प्लांट के अंदर हो रहा होता है। अच्छा, जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है इसके लिए किसी टाइम, ये टाइम बाउंडेड नहीं है, ये होल डे होता है, ठीक है। जबकि फोटोसिंथेसिस आपको पता है डे टाइम में होता है, ठीक। अच्छा, अब दूसरी चीज़ ये कि जो ये गैसियस एक्सचेंज होता है प्लांट्स के अंदर, ये प्लांट्स के किन किन पार्ट्स में होता है। गैसियस एक्सचेंज प्लांट के जो है वो सभी पार्ट्स में होता है। प्लांट के जो बेसिक पार्ट्स हैं वो आपको पता है कि बेसिक पार्ट्स में प्लांट्स के क्या क्या आ जाता है। बेसिक पार्ट्स में हमारे पास जो है वो प्लांट्स की लीव्स हैं एंड देन स्टेम है और फिर रूट्स है, ठीक है। अब प्लांट्स की जो लीव्स हैं, ठीक है, लीव्स के अंदर जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। क्या कहा मैंने, प्लांट्स की जो लीव गैसियस एक्सचेंज करती हैं वो फोटोसिंथेसिस के लिए करती हैं, जबकि प्लांट की रूट्स और स्टेम जो गैसियस एक्सचेंज करती हैं वो रेस्पिरेशन के प्रोसेस के लिए करती हैं, ठीक है जी। यहाँ तक आई थिंक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अच्छा, अब अगेन ये बात हो गई कि हमने रेस्पिरेशन की बात कर ली, ठीक है। तो रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो प्लांट्स में हो या एनिमल्स में हो, ये मैं आपको जनरल बता रही हूँ कि रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से लेकर मल्टीसेलुलर हायर ऑर्गेनिज्म तक सब में हो रहा होता है। और बेसिकली हायर एनिमल्स में भी जो हमारे पास रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो फाइनली जो उसके लास्ट स्टेजेस होते हैं वो सेलुलर लेवल पे ही होते हैं, यानी कि सेलुलर रेस्पिरेशन हो रही होती है, ठीक है। और रेस्पिरेशन होती क्यों, रेस्पिरेशन इसलिए होती है कि रेस्पिरेशन के दौरान जो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम आपने जो पढ़ा होगा, जैसे हमने डाइजेशन का प्रोसेस पढ़ा है, तो डाइजेशन के प्रोसेस के एंड में हमारे पास जो फूड मॉलिक्यूल तैयार होता है या जो हमारे पास फूड बेसिकली एब्जॉर्ब हो जाती है या डाइजेस्ट हो जाती है, तो डाइजेस्ट होने के बाद वो फूड आपको पता है कि ब्लड के थ्रू आपकी बॉडी के तमाम तर ऑर्गन्स तक जाती है, लेकिन वो जो फूड डाइजेस्ट होती है वो पहले ब्लड के थ्रू आपके लंग्स में आती है एंड देन लंग्स में रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है उसमें जो ऑक्सीजन गैस आपकी बॉडी एब्जॉर्ब करती है आपके लंग्स में, बेसिकली आपकी जो फूड है वो क्या होती है ब्लड के साथ आपके लंग्स में आती है एंड देन लंग्स में फूड की ऑक्सीडेशन होती है, ठीक है। बेसिकली रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ठीक है, टू टेक एनर्जी,
इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी आपको पता है हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है, जिसको हम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। आपकी बुक में यहाँ पे नहीं मेंशन एटीपी का, लेकिन ये बात आपको पता होगी क्योंकि आप रेस्पिरेशन का भी प्रोसेस पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, कि रेस्पिरेशन का प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसका पर्पस ही ऑक्सीडेशन ऑफ फूड है। ठीक है, टू रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, यानी कि इस प्रोसेस में फूड ऑक्सीडाइज हो जाती है। ठीक है, यानी कि ऑक्सीडाइज का मतलब क्या है कि फूड मॉलिक्यूल जो डाइजेस्टेड फूड है उसके साथ जो है वो ऑक्सीजन का कंबाइन हो जाता है। एंड देन अब क्योंकि आपकी वो जब फूड पहले ऑक्सीडाइज हो गई एंड देन ऑक्सीडाइज हो गई, तो अब वो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल एटीपी को रिलीज करने के काबिल हो गई। तो फिर ये ऑक्सीडाइज फूड है, देन फिर ये आपकी ब्लड स्ट्रीम के साथ आपकी पूरी बॉडी में क्या होती है, ट्रांसफर हो जाती है और फिर हमारी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी मिलती है। ठीक है जी, ये प्रोसेस होता है। तो रेस्पिरेशन मैंने क्या बताया कि प्लांट्स में जो है वो रेस्पिरेशन की जो गैसेस एक्सचेंज है वो होता है रूट्स और स्टेम में, और लीफ में जो गैसेस एक्सचेंज है वो आपको पता है कि होता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। अब आ गई रेस्पिरेशन की इक्वेशन की बात। ठीक है, आपने रेस्पिरेशन की इक्वेशन भी पढ़ी होगी 9th क्लास में। ठीक है, तो वो क्या होती है, जो मैंने फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन लिखाई, अगर इसी को रिवर्स कर लें पूरा तो हमारे पास रेस्पिरेशन की इक्वेशन आ जाएगी। यानी कि हमारे पास जो एनर्जी मॉलिक्यूल बनता है, कार्बोहाइड्रेट आपको पता है कि जो हमारे पास ह्यूमन बीइंग जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है बेसिकली, तो ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है C6H12O6 हम रेस्पिरेशन के इक्वेशन में, ठीक है ना, एज अ फूड मॉलिक्यूल, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल है, दोनों के लिए इसी कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को हम मेंशन करते हैं। तो इक्वेशन फिर वहाँ पर क्या बनती है, वहाँ पर इक्वेशन ये बनती है कि C6H12O6 प्लस 6O2, यानी कि फूड मॉलिक्यूल के साथ ऑक्सीजन का कंबाइन होना, ऑक्सीडाइज होना, ये आप अपनी इक्वेशन की रिएक्टेंट्स में लिखते हैं। एंड देन एरो की दूसरी साइड पे आप प्रोडक्ट्स में क्या लिखते हैं, 6CO2 प्लस 6H2, यानी कि बेसिकली आपकी फूड ऑक्सीडाइज होती है एंड देन उसके बाद जो है वो ऑक्सीडाइज होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो है वो कुछ वाटर, यानी कि कुछ वाटर जो है वो रिलीज हो जाता है। ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशन एग्जैक्टली एक दूसरे की क्या है, ऑपोजिट है। और जाहिर है कि रेस्पिरेशन में हम एरो के साथ वो जो हमने लिखा था क्लोरोफिल और सनलाइट, ये नहीं लिखेंगे क्योंकि ज़ाहिर टाइम बाउंडेड नहीं है और इसमें क्लोरोफिल का भी काम नहीं है। ज़ाहिर रेस्पिरेशन का प्रोसेस मैंने आपको बताया कि वो तमाम ऑर्गेनिजम्स में होता है। ठीक है जी, ये वाली चीज़ हो गई। उसके बाद सही, उसके बाद फिर आपके पास हम रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस की बात कर रहे हैं, तो फिर इसके डिफरेंसेस हैं। इसके डिफरेंसेस आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाते हैं आपकी बुक के अंदर। अब आपको अपनी बुक का पेज नंबर 2 है मेरे पास, 12 रेस्पिरेशन आपका जो गैसेस एक्सचेंज का चैप्टर है, इस चैप्टर में आप फर्स्ट पेज जो है वो ओपन करें। ठीक है बेटा, तो इसमें यहाँ डिफरेंसेस लिखे हुए भी हैं। ठीक है, तो हम इन डिफरेंसेस को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस एंड देन दूसरी तरफ आपके पास रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस वाले कॉलम में लिखा हुआ है कि एनाबॉलिक प्रोसेस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस इज एन एनाबॉलिक प्रोसेस और रेस्पिरेशन इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस। एनाबॉलिक प्रोसेस क्या होता है और कैटाबॉलिक प्रोसेस क्या होता है, इसको समझने से पहले हम समझते हैं कि मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या होता है, यानी कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म बेसिकली एक इज अ सेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, जिसके रिजल्ट में जो है वो आपकी बॉडी में कुछ मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन होता है और कुछ मॉलिक्यूल्स बिल्ड होते हैं, यानी कि बिल्डिंग ऑफ मॉलिक्यूल एंड देन ब्रेकडाउन ऑफ मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं जिसमें कुछ चीज़ों की फॉर्मेशन हो रही होती है और कुछ चीज़ें ब्रेक डाउन हो रही होती है। ये प्रोसेस मेटाबॉलिज्म है, मैं सिंपलेस्ट आपको एक्सप्लेन कर सिंपलेस्ट वे में। ठीक है, अब मैंने आपसे क्या कहा कि कुछ चीज़ों की फॉर्मेशन हो रही है और कुछ चीज़ों की जो है वो क्या हो रही है, ब्रेक डाउन हो रहा है। ठीक है, तो जो फॉर्मेशन है यानी कि बिल्डिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स, उसको हम कहते हैं एनाबॉलिज्म। क्या कहते हैं, एनाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के दो स्टेजेस हैं, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में फॉर्मेशन हो रही होती है किसी भी मॉलिक्यूल की, ठीक है, बिल्डिंग हो रही होती है, ठीक है,
एक बेसिकली ये क्या है, ये कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है और उसी को हमने यहाँ पे एनाबॉलिक प्रोसेस रखा हुआ है। जबकि ऑन द अदर हैंड कैटाबॉलिज्म इज अ डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी, जहाँ पे ब्रेक डाउन हो रहा होता है डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का, ठीक है, यानी कि चीज़ें टूट रही होती हैं, तो वो कैटाबॉलिज्म, ठीक है। तो एनाबॉलिज्म की ये दो क्या कहते हैं टाइप्स हैं। मैंने साइमा की कॉपी में बाकायदा मेटाबॉलिज्म लिखकर ऊपर दो उसकी अलग अलग आप कह लें कि एरो लगा के जो है वो शो किया हुआ है कि एक तरफ एनाबॉलिज्म और दूसरी तरफ मेटाबॉलिज्म, और ब्रैकेट में थोड़ा सा उसके बारे में मेंशन भी किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, वो उस कॉपी को आप देखेंगे तो आपको आइडिया होगा कि किस तरीके से, जो मैं आपसे कहती हूँ कि की पॉइंट्स बना बना के आप लेक्चर नोट करते हैं, उसमें आपको चीज़ का भी पता चलेगा, ठीक है जी। अच्छा, तो ये वाली बात हो गई। अच्छा, अब हम क्यों कह रहे हैं कि एनाबॉलिज्म जो है वो फोटोसिंथेसिस में एनाबॉलिज्म हो रहा है, क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस के नतीजे में कंस्ट्रक्शन हो रही है ना, बेसिकली कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, यानी कि फॉर्मेशन हो रही है किस चीज़ की, फूड प्रिपरेशन हो रही है, एक कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल बन रहा है, यानी कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बन रहा है, ठीक है, इसलिए हम उसको एनाबॉलिक प्रोसेस कह रहे हैं। जबकि ऑन द अदर हैंड रेस्पायरेशन कैटाबॉलिक प्रोसेस क्यों है, इसलिए कि रेस्पायरेशन में जो फूड की ऑक्सीडेशन होती है तो उसके नतीजे में ब्रेक डाउन हो जाती है उस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल की, यानी ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो जाता है उसका, और ब्रेक होने के बाद वो अपनी सिंपल इनऑर्गेनिक फॉर्म में क्या कहते हैं ट्रांसफर होता है वो फूड मॉलिक्यूल, जिसके नतीजे के तौर पे जो सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर रिलीज होता है, ठीक है, इसलिए हमने इसको कहा कि ये कैटाबॉलिक प्रोसेस है, ठीक है जी। दोनों बिल्कुल ऑपोजिट हैं एक दूसरे के। अच्छा, दूसरे पॉइंट में आपके लिखा हुआ है कि सिंथेसिस ऑफ फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ये आपको पता है कि फूड की जो सिंथेसिस होती है वो सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को यूटिलाइज करके होती है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर हैं, ठीक है। जबकि दूसरी तरफ रेस्पिरेशन में क्या होता है कि भाई ब्रेक डाउन ऑफ फूड होता है इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है, कि ऑर्गेनिक जो मॉलिक्यूल है वो ब्रेक होकर जो है वो सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो रहा होता है। अच्छा जी, फोटोसिंथेसिस में आपको पता है फूड एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो यहाँ लिखा हुआ है रिक्वायर्स लाइट एनर्जी, फूड एनर्जी आई थिंक मैंने कह दिया, फूड भी लाइट एनर्जी है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस में जो आपको लाइट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि रेस्पिरेशन में आपको किसी किस्म की लाइट एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। अच्छा जनाब, फोटोसिंथेसिस आपको पता है कि टिपिकली प्लांट्स में होती है, और कौन से प्लांट्स में होती है, मैंने आपसे कहा फोटो ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स में होती है, ठीक है। अच्छा, जबकि रेस्पिरेशन आपको पता है ऑल लिविंग बीइंग्स में होती है, ठीक है, तमाम तर लिविंग सेल्स में होती है, लिखा हुआ यहाँ पे अकर्स इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है जी। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि इन फोटोसिंथेसिस द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस यूजेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को यूज करता है, ठीक है, और रिलीज हो रही है वहाँ पे ऑक्सीजन गैस। जबकि यहाँ पर क्या होता है कि वो रेस्पिरेशन के अंदर वो यूज करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, या जिसको कहेंगे हम टेकन इन ऑफ ऑक्सीजन हो रही है। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड में क्या है कि टेकन इन ऑफ सॉरी फोटोसिंथेसिस में क्या है, टेकन इन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जबकि रेस्पिरेशन में टेकन इन ऑफ ऑक्सीजन गैस, ठीक है, ये वाली चीज़ हो गई। उसके बाद फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में लिखा हुआ है कि टेक प्लेस इन डे टाइम, यानी कि क्योंकि क्यों होती है डे टाइम में, क्योंकि सनलाइट उसकी रिक्वायरमेंट है बेसिक, तो वो तो आपको डे टाइम में मिलेगी, ठीक है। जबकि रेस्पिरेशन का प्रोसेस टाइम बाउंडेड नहीं है, वो आपके थ्रू आउट द डे किसी भी वक्त हो सकता है, सही है। अच्छा, फोटोसिंथेसिस की एक और रिक्वायरमेंट है सनलाइट के साथ कि भाई क्लोरोफिल इज रिक्वायर्ड, क्लोरोफिल की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि ज़्यादा ग्रीन प्लांट्स में मौजूद है। जबकि रेस्पिरेशन क्योंकि एनिमल प्लांट सब में हो रही है, जैसे रेस्पिरेशन में किसी किस्म का कोई रोल नहीं है क्लोरोफिल का, तो क्लोरोफिल इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है जी। क्लोरोफिल कहाँ होता है, क्लोरोफिल आपको पता है प्लांट्स में प्लास्टिड्स होते हैं, ठीक है। प्लास्टिड्स 3 तरह के होते हैं, कौन कौन से प्लास्टिड्स होते हैं याद है? देखिए मैं सामने नहीं हूँ, आप लोगों को फायदा क्वेश्चन के आंसर नहीं करने पड़ेंगे आपको। प्लांट्स में प्लास्टिड्स होते हैं, ठीक है, एक प्लांट सेल के अंदर प्लास्टिड्स होते हैं, प्लास्टिड्स 3 तरह के होते हैं, ठीक है जी, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट, पता है ना। चलिए मैं आऊँगी ना आप लोगों के पास सैटरडे, तो पूछूंगी प्लास्टिड्स की टाइप कौन कौन सी है। तो बहरहाल उनमें जो सेकेंड टाइप का है जो कि क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं, ठीक है जनाब। उसके बाद ये आपके डिफरेंसेस यहाँ पर क्लियर हो गए। डिफरेंसेस के बाद अब हमारे पास अगली चीज़ आ जाती है कि भाई
प्लांट्स में जो मैंने आपको बताया कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए गैसियस एक्सचेंज होता है लीव्स के अंदर, वो किस तरह से होता है अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो बेसिकली आपको यहाँ पर स्टोमेटा के बारे में पढ़ाया जाएगा कि स्टोमेटा क्या होता है, क्योंकि जो प्लांट्स में गैसियस एक्सचेंज हो रहा है वो स्टोमेटा के थ्रू होता है, ठीक है। स्टोमेटा का जो वर्ड है उसका सिंगुलर है स्टोमा, ठीक है। इनके स्टोमेटा जो है वो प्लूरल है, तो स्टोमा इसका सिंगुलर है और उसका मतलब है माउथ, ठीक है। माउथ मीन्स ओपनिंग, यहाँ पर माउथ से मुराद ओपनिंग है, ठीक है जनाब। तो स्टोमेटा बेसिकली क्या है, स्टोमेटा जो है वो बेटा माइक्रोस्कोपिक बेसिकली ओपनिंग्स होती हैं जो कि लीव्स की एपिडर्मिस में होती है। अब एपिडर्मिस ऑफ लीफ क्या है, ठीक है जी। तो एपिडर्मिस जो है वो बेसिकली अपर लेयर है टिश्यूज की, ठीक है। टिश्यूज की लेयर होती है एपिडर्मिस, जो आउटर साइड पर होती है लीफ के, वो लेयर कहलाती है एपिडर्मिस, ठीक है। तो एपिडर्मिस की लेयर्स के अंदर ये माइन्यूट बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक ओपनिंग्स होती हैं, ठीक है। और इन्हीं ओपनिंग्स के थ्रू जो है वो प्लांट्स अपनी बॉडी में गैसेस एक्सचेंज करते हैं अपने एनवायरनमेंट के जरिए। और ये ओपनिंग्स बनती किस तरह से, ये ओपनिंग स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स के जरिए बनती है जिनको हम गार्ड सेल्स कहते हैं, ठीक है। इन गार्ड सेल्स की आप कह लें कि पोजीशन इस तरह की बनती है जिसकी वजह से एक ओपनिंग इनके अंदर बन जाती है, ठीक है। और ये ओपनिंग जो है वो गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करती है। अब गार्ड सेल्स क्या होते हैं, गार्ड सेल्स बेसिकली क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स होते हैं प्लांट के लीव्स के अंदर, ठीक है। और इनका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है कि जो इनकी बेसिकली इनकी जो इनर वॉल्स होती हैं ये थिक होती हैं और जो इनकी आउटर वॉल्स होती हैं ये थिनर होती हैं और इलास्टिक होती हैं, ठीक है। इलास्टिक क्यों होती हैं, क्योंकि इलास्टिसिटी की वजह से जो है वो ये सेल्स अपनी पोजीशन ये एक्सपेंड होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से इन ये ओपनिंग्स क्रिएट होती हैं। अच्छा, आप अपने पास देखें, और ये जो ओपनिंग होती है, ओपनिंग और क्लोजिंग जो होती है इन गार्ड सेल्स की, जिसकी वजह से स्टोमेटा की फॉर्मेशन होती है, ओपनिंग होती है तो स्टोमेटा फॉर्म होता है, ठीक है। स्टोमेटा एक बिल्कुल पाथवे की तरह कह लें कि एक मतलब ओपनिंग है जिसकी वजह से एक मखसूस आप कह लें कि पोजीशन जब बनती है गार्ड सेल्स की, तो उस टाइम पे जो है वो स्टोमेटा पोर्स जो है वो ओपन हो जाते हैं, अदरवाइज जो है वो जो कि डे टाइम में ही वो ओपन रहते हैं, अदरवाइज वो क्लोज रहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैंने आपसे ये वाली बात कही कि जी ये ओपनिंग और क्लोजिंग हो रही है गार्ड सेल्स की, तो ओपनिंग और क्लोजिंग जो है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है, ओपनिंग और क्लोजिंग जो है वो टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल्स के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। अब ये टर्जिडिटी क्या है, आपकी बुक में जस्ट एक वर्ड लिखा हुआ है टर्जिडिटी का, तो टर्जिडिटी है क्या, टर्जिडिटी बेसिकली इट्स अ स्टेट ऑफ बीइंग स्वॉलन और फिल्म, ठीक है। एक ऐसी स्टेट है जिसमें गार्ड सेल्स या तो आप स्वेलअप हो जाते हैं, ठीक है। और किस वजह से स्वेलअप होते हैं, बिकॉज ऑफ लिक्विड प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स, ठीक है। प्लांट सेल में डिफरेंट लिक्विड्स होते हैं, उन लिक्विड्स की वजह से आपको पता है, ये बहुत सिंपल सी मैं आपको एग्जाम्पल अभी दूंगी, आपको बात समझ में आ जाएगी। तो वो जो प्लांट सेल के डिफरेंट लिक्विड्स हैं, उन लिक्विड्स की प्रेजेंस में जो है वो ये गार्ड सेल्स क्या होते हैं, ये फूल जाते हैं, कह लें, ठीक है, स्वेलअप हो जाते हैं। स्वेलअप होने के बाद क्या होता है कि ये क्योंकि अपने साइज से बड़े हो जाते हैं, कुछ फूल जाते हैं, तो फूलने के बाद ये क्या होते हैं, एक्सपेंड होते हैं, और इनके एक्सपेंड होने की वजह से जो है वो दो गार्ड सेल्स के बीच में जो है वो एक छोटा सा सुराख करें या ओपनिंग बन जाती है, जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं। आपकी बुक में पेज नंबर 3 के ऊपर जो है वो गार्ड सेल की डायग्राम मौजूद है, ठीक है। उस डायग्राम को देखें आप, सबसे पहले तो ये देखें, अब मैं आपको इस तरह से शो करती हूँ, आई होप कि आपको समझ में आए। देखो, सबसे पहले जो ऊपर वाली आपकी डायग्राम है, इस डायग्राम में ये जो ऊपर टॉप पे लेयर है ये एपिडर्मिस की लेयर है, और ये जो नीचे भी लेयर है दोनों एपिडर्मिस की लेयर होती है, अपर और लोअर लेयर है, ठीक है। दोनों साइड्स के ऊपर यानी कि एपिडर्मिस प्लांट से मौजूद होता है, ठीक है। और फिर इसी में आपके यहाँ पे इधर इन्होंने जो ये लोअर लेयर है, इसमें इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि यहाँ पे गार्ड सेल्स मौजूद है, ठीक है, सही है।
और गार्ड सेल की जो डायग्राम है वो यहाँ पर दी हुई है। देखें आप, ये गार्ड सेल्स जो बने हुए ना, ये दोनों साइड पे जो गार्ड सेल्स हैं, ये दोनों के दोनों जो है वो क्या है, बेसिकली क्या कहते हैं, डिफरेंट पोजीशंस में है। ये स्वॉलन फॉर्म में है, ठीक है, स्वेल अप हुआ हुआ है, और ये नॉर्मल अपनी स्टेट में। तो जब आप देख रहे हैं, जब ये स्वेल अप हुआ हुआ है तो ये बिल्कुल किडनी शेप स्ट्रक्चर इख्तियार कर रहा है, या फिर जैसे हमारे पास व्हाइट बीन्स होते हैं ना, जिसको हम लोबिया कहते हैं, बिल्कुल उसके जैसे लग रहा है। अगर आप व्हाइट बीन्स को जो है वो रात भर सोक करें तो वो क्या होगा, वो थोड़ा सा स्वेलअप हो जाएगा, और स्वेलअप होने के बाद जो है वो आप अगर दो व्हाइट बीन्स को इस तरह से आपस में मिलाएंगे तो ऐसे बीच में दरमियान में एक क्या बन जाएगा, गैप बन जाएगा, ठीक है, जब उनको मिलाएंगे। तो इसी तरीके से इन गार्ड सेल्स के साथ भी होता है कि जो लिक्विड प्लांट के अंदर मौजूद है प्लांट सेल में, उस लिक्विड को एब्जॉर्ब करने की वजह से स्वेलअप हो जाते हैं, और इनकी पोजीशन पे क्या होती है, नॉर्मल पोजीशन ये होती है, स्वेलअप होने के बाद ये पोजीशन हो जाती है, और ये पोजीशन टर्जिडिटी की वजह से होती है। टर्जिडिटी क्या है वो मैंने आपको अभी बताया। और ये देखिए जो एरो दिख रहा है, तो ये एरो क्या है, बेसिकली एरो ये इन दोनों गार्ड सेल्स के दरमियान में जो पाथवे बना है, ये वो क्या कहते हैं, पाथवे शो कर रहा है एरो, और यही बेसिकली जो रास्ता बना है, एक तरह से कह लें, या सुराख एक बन गया, इसी चीज़ को हम कहते हैं, ये क्या है, ये स्टोमेटा है, ठीक है। स्टोमेटा कोई सेल नहीं है, स्टोमेटा बेसिकली ओपनिंग है, सही है। तो आई होप आपकी वाली बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो प्लांट्स के अंदर इस तरीके से जो है वो क्या कहते हैं, गैसेस एक्सचेंज होता है लीव्स के थ्रू, ठीक है जी। अच्छा, जब स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं तो आसानी से जो वो गैसेस एक्सचेंज हो जाता है कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है, और ऑक्सीजन गैस को रिलीज करते हैं, और ये पूरा प्रोसेस जो है वो थ्रू आउट डे टाइम इनका कंटिन्यू रहता है, सही है। और क्या कहते हैं, पूरा डे टाइम के अंदर ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है, और इस तरीके से गैस एक्सचेंज यहाँ पे लीव्स के थ्रू प्लांट्स के अंदर हो रहा होता है, ठीक है जी। ये वाली चीज़ हो गई। बाकी रेस्पिरेशन तो एक सिंपल प्रोसेस है, जब हम वो एनिमल्स ही पढ़ेंगे तो चीज़ हमें आइडिया हो जाएगा। और आपकी बुक में जो है वो कुल बहुत डिटेल जो है रेस्पिरेशन का प्रोसेस एनिमल्स में ही बताए गए हैं, एनिमल्स से रिलेटेड, यानी कि ह्यूमन बींग का रेस्पिरेटरी सिस्टम यहाँ पे मौजूद है, ठीक है जनाब। अब आप लोगों ने करना ये है कि अब आप लोगों ने इन दोनों पेजेस पे, बेसिकली पेजेस नंबर 2 और 3 पे जो मैंने चीज़ें भी एक्सप्लेन की हैं, उनको एक दफ़ा गो थ्रू कर लेना है। कोई अगर आपका क्वेश्चन हो उसको अंडरलाइन कर लेना है। इसके बाद आपके अगले पेजेस के ऊपर एक्टिविटी है, एक्सपेरिमेंट टाइप, वो दोबारा हमने परफॉर्म नहीं करनी है, ठीक है। तो बस फिर हम इसके बाद गैसेस एक्सचेंज इंशाल्लाह पढ़ेंगे ह्यूमन बीइंग का, और वो गैसेस एक्सचेंज हमने जो मैं आपके साथ ऑन साइट क्लास इंशाल्लाह आकर अरेंज करूँगी सैटरडे को, उस पर हम ये चैप्टर इंशाल्लाह आपका वाइंड अप करेंगे, सही है। उसी दिन आपको नोट्स मिल जाएंगे इसके, और वो नोट्स आपको मिस लिख पाएंगी, हमेशा मिस आपको नोट्स डिक्टेट करेंगी आपके पास। फिर फ्रॉम मंडे आपके पास डेली बेसिस पे आपकी कॉपी होनी चाहिए जिसमें आपने नोट्स लिखने हैं, ठीक है बेटा। और मेरा नोट्स डिक्टेट करवाने का मकसद ये होता है कि बच्चे जो हैं वो उनको बेसिकली जो है उनकी राइटिंग स्पीड जो है वो तेज़ हो जाए, ठीक है, ताकि आप अपना टारगेट, हमारा यही होता है कि भाई राइटिंग स्पीड आपकी इम्प्रूव हो, ठीक है जी। ओके, क्लास को आज हम यहीं तक रखते हैं, और सैटरडे को आप लोगों ने इंशाल्लाह आना है, ताकि इंस्ट्रक्शन आप लोगों को फ्राइडे को मिल जाएगी। ऑफ नहीं कीजिएगा, जिसने ऑफ करना है उसका तो अपना लॉस है, ठीक है। तो आप लोगों से मुलाकात होगी हमारी सैटरडे को। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।